हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं बेटा अपना नया चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस पूरे ही चैप्टर को एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में समझेंगे, जिससे पूरा चैप्टर ही आपको एकदम मक्खन लगेगा बेटा, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको मैं आपको बहुत बेहतरीन एनिमेशन के साथ में समझाने वाला हूं बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मस्त मजा आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, है ना। देखो क्या बोला, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। हमारा सबसे पहला टॉपिक है एक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या आखिर एक्शन किसको बोलते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं लिखता हूं, आप लिखते हो, खाते हो, पीते हो, खेलते हो, कूदते हो, ये सारी की सारी चीजें एक्शन कहलाती है। और ये एक्शन इंसान भी करते हैं और जानवर भी करते हैं। आई बात समझ में। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्शन बोलते हैं, है ना। अब उठता है सवाल कि सर ये एक्शन जो है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये दो टाइप के होती है। एक होता है बेटा वॉल्यूंटरी एक्शन। वॉल्यूंटरी एक्शन का मतलब जिनको हम अपनी इच्छा से कर सकते हो, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो, उसको हम वॉल्यूंटरी एक्शन बोलेंगे। जैसे कि मैं भाग पा रहा हूं, डगडग डगडग डगडग, मेरा कंट्रोल है भागने पे, ये वॉल्यूंटरी एक्शन है बेटा, ठीक है। ऐसा जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, आपको पढ़ा पा रहा हूं, ये वॉल्यूंटरी एक्शन है। जैसे मैं हाथ उठा पा रहा हूं, ये वॉल्यूंटरी एक्शन है। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उनको हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन। जैसे कि दिल की धड़कन धक 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 धक, वैसे तो साइंस में बोलते हैं लबडाब लबडाब, है ना। लेकिन इन सब एक्शनों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी दिल की धड़कन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो सांस लेते हैं ना, सांस छोड़ रहे ले रहे, छोड़ रहे ले रहे, क्या आप आपकी मर्जी से कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। इस एक्शन को हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक है। पलक का झपकना एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। हमारा डाइजेशन जो है ना बेटा, वो भी एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या आखिर ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये बड़ा आसान है। देखो, कभी भी अगर आपने गलती से किसी गर्म चीज को ऐसे छुआ, जैसे गर्म चीज को छूओगे आप फटाक से अपना हाथ हटा लोगे। बोलो हटाओगे कि नहीं हटाओगे? मतलब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप समझो कि आप इधर कहीं खड़े हुए हो और अचानक से मच्छर काटा, इस हाथ पे मच्छर काटा, तो अचानक से क्या होगा, ये हाथ उठ के पटाक इधर की तरफ आ जाएगा। आपने जानबूझ के हाथ नहीं उठाया है, वो अपने आप उठकर इधर आया है। उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर आता है स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस वो चीज है जिसकी वजह से हम एक्शन कर पाते हैं। जैसे कि वो मच्छर ने मेरे को काटा, जो मच्छर काट रहा है ना, वो मेरी बॉडी के लिए स्टिमुलस है। समझ में आई? उसको हम स्टिमुलस कहते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा जैसे और भी बहुत सारे स्टिमुलस हो सकते हैं, जैसे कि धूप जो है वो भी एक स्टिमुलस होता है ना। हीट जो है वो स्टिमुलस है। ऐसे बहुत सारे स्टिमुलस हो सकते हैं बेटा अपने लिए, ठीक है। ऐसा जैसे देखो, ये व्यक्ति है, इसने पीछे सांप को देखा, डर के मारे भागा, तो ये एक तरीके से इसके लिए स्टिमुलस हो गया। और ये भागा ना, ये इसका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद आता है रिसेप्टर। किसरी रिसेप्टर क्या होते हैं? अरे कुछ नहीं है भैया, हमारी आंख है ना, हमारा नाक, हमारी स्किन, ये सारी चीजें, हमारे कान, ये सब के सब रिसेप्टर कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? जैसे देखो, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर कौन होता है? हमारी आई को बोलते हैं। फोनो रिसेप्टर किसको बोलते हैं? हमारे कान को बोलते हैं, है ना। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसको बोलते हैं? हमारी नोज को बोलते हैं बिटवा। इसके बाद है ना, यहाँ पे गस्टरी रिसेप्टर किसको बोलते हैं? हमारी जुबान को बोलते हैं, हमारी टंग को बोलते हैं। और थर्मो रिसेप्टर बोलते हैं हमारी स्किन को। तो ये इतने टाइप के रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है भाई साहब। अब आते हैं हम इस चैप्टर की आन बान शान, जिसके बारे में हमको बहुत अच्छे से समझना है। पूरा चैप्टर इन सब चीजों के बारे में है। वो है भाई साहब कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बना के चलना, एक दूसरे के साथ भैया तालमेल बना के चलना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे परेड होती है कि नहीं होती है? परेड में भैया हम सब ऐसे तालमेल बना के चलते हैं कि नहीं? हमारे हाथ, हमारे दोस्तों के हाथ और हमारे हाथ सबके एक जैसे चलते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो सर ये कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में भी होता है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल होता है। कैसे होता है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर ये सब लाइफ प्रोसेस होती है। जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर लाइफ प्रोसेस वाला वीडियो नहीं देखा है, देख लेना, ठीक है। पूरा मैंने आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी एनिमेशन के साथ में। मस्त मजा आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। देखो,
हमारे अंदर कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती है? सबसे पहली है न्यूट्रिशन। हम खाना खाया, गप खाना खा लिया, अब वो खाना हमारे शरीर में गया, बढ़िया पच गया, सब कुछ हो गया, न्यूट्रिशन हमको मिल गया, ठीक है भैया। अब वो खाना जो है, जो न्यूट्रिशन है, उसको पूरा बॉडी में भी तो घूमना पड़ेगा ना। तो कौन घुमाएगा उसको? जो पूरा ब्लड है वो हमारी बॉडी में उन सारे न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी में लेके जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। अच्छा ठीक है। इसके बाद आता है रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम सांस छोड़ रहे हैं, हाँ, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। फिर आता है एक्सक्रीशन, जो भी आपने खाना खाया, पच गया, सब कुछ हो गया, सारे चीजें होने के बाद जो गंदगी है उसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं बेटा। फिर जो है खाने को पचाने को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन, आप सबका फेवरेट, ये चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आई बटन में लिंक है, डाल दिए, देख लेना रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। ऐसा चैप्टर पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। इस तरीके से एक एक चीज सब खोल खाल के दिखाई है ना। तो देखो, रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर में होती है। ये अलग आइटम है, ये अलग चीजें, 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 ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो है ये सब अलग अलग है, लेकिन ये सब मिलजुल कर काम करती है। ऐसे नहीं है कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रहा हो, नहीं भाई, सब मिलजुल कर काम करते हैं। मतलब ये कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली इन ऑर्गेनिज्म, मेंटेनिंग टीम वर्क की बात करी, बिटवीन ऑल ऑफ देम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। आपके लिए मैंने सारे नोट्स वगैरह हर एक चीज बना दी है, डाल दी है, आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेके भी काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे से ऑर्डर करके भी मंगा सकते हो, है ना। आपको पूरे प्रॉपर कलरफुल नोट्स भी मिल जाएंगे, वरना मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो बेटा, ठीक है। देख लेना, ऐप की लिंक जो है मैंने ई बुक सेक्शन अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल दी है, ठीक है ना। चलो फिर आते हैं हम लोग कंट्रोल पे। किस पे समझ रहे हैं? कंट्रोल को समझ रहे हैं, ध्यान से देखो। कंट्रोल किसको कहते हैं? ऑल द प्रोसेस आर कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। जितनी भी प्रोसेस है इन सबको कौन कवर कर रहा है? हमारा खोपड़ा, हमारी ब्रेन इसको कवर करके चलती, कंट्रोल करके चलती है बेटा। तो मतलब कि हमको समझना है ब्रेन के बारे में। इतना तो क्लियर हो गया कि सारा का सारा गेम इस चैप्टर में ब्रेन का है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय टू मेन मैकेनिज्म इन ऑल एनिमल्स, है ना। कौन कौन से दो मैकेनिज्म है? एक है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले हम समझेंगे नर्वस सिस्टम को। किसको बेटा? नर्वस सिस्टम को हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं। तो देखना जरा, नर्वस सिस्टम में क्या होता है। ये है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स होती है, बहुत सारी नर्व्स होती है, बहुत सारी नर्व होती है बेटा, ठीक है। अगर मैं आपको एक नर्व दिखा दूं, चलो दिखाता हूं, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखती है बेटा एक नर्व, है ना। अब ये नर्व करती क्या है? सिग्नल को लाने ले जाने का काम करती है। हमारे ब्रेन से सिग्नल जाएगा हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी से सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन में। तो सिग्नल को लाने ले जाने का काम कौन करता है? नर्व करता है। नर्व कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। इसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स भी बोलते हैं बेटा। चलो मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से मक्खन तरीके से समझ में आए कि अच्छा भाई साहब, ये है हमारा न्यूरॉन। कौन है इस पूरी पिक्चर का हीरो? ठीक है, ये न्यूरॉन है भाई साहब, ये न्यूरॉन है, ठीक है। देखो न्यूरॉन को क्या क्या बोलते हैं? इसके नाम है, नर्व सेल भी बोल सकते हैं इसको, न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या होता है? देखो, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब जो नर्वस सिस्टम है ना, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये न्यूरॉन। मतलब सबसे छोटा यूनिट जो है वो न्यूरॉन है बेटा, ठीक है। अच्छा सर, इस न्यूरॉन में आप ध्यान से देखोगे, इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें कौन सी चीज क्या होती है। देखो, जो बीचों बीच में आपको ये दिख रहा है, देखो मैं आपको चमका के दिखाता हूं, ये दिखा, ये चमक 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 जो कर रहा है, ये है बेटा इसकी सेल बॉडी। कौन है ये इसकी सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। कौन होता है? ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्या बोला सेल बॉडी में? क्या बोला? ईच नर्व सेल हैज अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल बॉडी। मतलब ये जो नर्व सेल है, ये जो पूरा न्यूरॉन है, इसमें एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर है। दिख रहा है ना, स्टार जैसा दिख रहा है ना।
इसको बोलते हैं हम लोग सेल बॉडी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेल बॉडी, है ना सर। इस सेल बॉडी में क्या होता है? इसमें होता है अंदर साइटोप्लाज्म। कौन होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऐसा साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक टाइप का लिक्विड है जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लास 9 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर ये है हमारा सेल बॉडी। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद दूसरे आप देखो ऊपर से कुछ ऐसे दिख रहा है, वो कांटे कांटे से, ऐसे कांटे कांटे से, इनको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इनको? डेंड्राइट। ये जो मैं चमका के दिखा रहा हूं ना आपको, इनको देखो आप अच्छे से, ये डेंड्राइट है बेटा। कौन है? डेंड्राइट है, ठीक है। ऐसा तो देखो डेंड्राइट का काम क्या है आप वो समझना। मेनी थिन फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल, दे आर कॉल्ड डेंड्रॉइड्स। मतलब छोटे छोटे से बहुत सारे पतले पतले से फाइबर यहां से निकलते हैं सेल बॉडी से, इसको हम डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इनका काम क्या है? ये डेंड्रॉइड सिग्नल को रिसीव करते हैं। ये देखो सिग्नल आ रहा है, ये देखो सिग्नल आ रहा है, सिग्नल को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी में लेके जाते हैं। क्या करते हैं बेटा? सेल बॉडी में लेकर जाते हैं। तो देखो क्या पढ़ो, क्या लिखा? डेंड्राइट रिसीव द सेंसेशन एंड सेंड देम टू द सेल। मतलब कि ये डेंड्रॉइड सेंसेशन को रिसीव करते हैं। सेंसेशन का मतलब सिग्नल है भैया, है ना। सेंसेशन समझते हो कि नहीं? सनसनाहट, झंझनाहट, है ना, बुदबुदाहट, ये सब क्या है? सेंसेशन है बेटा। ऐसा तो डेंड्रॉइड रिसीव द सेंसेशन एंड सेंड देम टू द सेल। ये सेल को भेजते हैं। हाँ सर, बढ़िया दिख रहा है हमको। वेयर दिस सिग्नल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। मतलब कि ये जो सेंसेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अपने अंदर सारा का सारा अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल दौड़ रहा है। हाँ भाई हाँ, इलेक्ट्रिक सिग्नल दौड़ता है अपने अंदर, ठीक है। तो क्या बोला? वेयर दिस सिग्नल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड रीच द एंड ऑफ द नर्वस सेल थ्रू द नर्वस सिस्टम। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ये भैया इस नर्वस सेल के, इस न्यूरॉन के लास्ट तक जाते हैं। तो ये न्यूरॉन का सबसे आखिरी वाला हिस्सा है, ठीक है, वहां तक जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभी आगे समझाता हूं क्या बोलते हैं इसको। शांति बनाए रखें, मस्त तरीके से पढ़े, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं भैया, ठीक है। चलो तो देखो सिग्नल आए, सेंसेशन आए, सेंसेशन जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिक सिग्नल गए, इलेक्ट्रिक सिग्नल यहां से होते होते भैया न्यूरॉन के सबसे लास्ट वाले पार्ट में चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप समझते हैं एक्सोन को। क्या आखिर ये एक्सोन क्या होता है? तो ध्यान से देखो, आपको दिखाते हैं हम एक्सोन। इस तरफ है हमारी सेल बॉडी, ये है इनको बोलते हैं बेटा सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं इनको? इनको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। तो सेल बॉडी को सिनेप्टिक नोब से जोड़ने वाली जगह, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। तो क्या बोला, ध्यान से समझना। अब यहां पर सबसे बड़ी बात बताता हूं। कुछ लोगों को क्या लगता है, इवन टीचर्स को भी लगता है कि एक्सोन ये है, ये जो सामने से दिख रहा है ये एक्सोन है। नहीं बेटा, ये एक्सोन नहीं है। एक्सोन क्या, आपको एग्जैक्ट दिखाता हूं। ये एक्सोन है, इसके अंदर होता है, दिखा आपको, ये पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको एक्सोन बोलते हैं। तो जो पहले था ना ये एक्सोन नहीं है बेटा। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक्सोन नहीं है। एक्सोन तो ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या बोला? थ्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर अटैच टू द सेल बॉडी। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल बॉडी से अटैच होता है एट वन एंड, मतलब एक सिरे पे, एक एंड पे तो सेल बॉडी से, और दूसरे एंड पे किससे भैया? सिनेप्टिक नोब से। तो ये सब सिनेप्टिक नोब है जिससे ये अटैच होता है। बढ़िया। इसके ऊपर एक यहां पर शीट लगी होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं इसको? माइलिन शीट बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये शीट इसको कवर करके चलती है ना, इसको बचा के रखती है। ऐसा समझ में आया? बोलो नहीं। उसके बाद यहां पे बीच बीच में से छोटा छोटा सा गैप होता है, देखो ना, ये आपको छोटा सा गैप नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा है गैप, इसको बोलते हैं रेनवियर, रेनवियर जंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रेनवियर जंक्शन बोलते हैं। समझ आई? ठीक है, बढ़िया। फिर समझते हैं सिनेप्टिक नोब को। अब आपको सिनेप्टिक नोब समझाते हैं। देखो ये सिनेप्टिक नोब है जो उधर चमचम चमचम कर रहे हैं, है ना, ऐसा। अब इन सिनेप्टिक नोब में से मैं किसी एक नोब को अंदर से दिखाता हूं, वो भी जूम करके। तो आपको जैसे ये सिनेप्टिक नोब है ना, देखो ये है, इसको अंदर से देखेंगे कुछ ऐसी दिखेगी, और चलो इसको जूम करके दिखाते हैं आपको, तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। अच्छा, सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होता है? जरा ध्यान से देखो, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। सिनेप्टिक नोब्स के अंदर क्या है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है।
देखो इसके अंदर आपको एक गोल गोल दिख रहे हैं जो ब्लू ब्लू कलर के अंदर बना रखे मैंने, इनको बोलते हैं हम लोग सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो ये पूरा सिनेप्टिक नोब है और ये जो ब्लू ब्लू कलर में बने हुए ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स। कौन है ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है। और इस वेसिकल्स के अंदर जो आपको ये यहाँ पे येलो येलो जो दिख रहे हैं कुछ दाने दाने जैसे, है ना, इनको बोलते हैं हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर। कौन है बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, ये पूरा है सिनेप्टिक नोब। ठीक है सर, उसके अंदर जो ये ब्लू ब्लू कलर के बने हुए हैं ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स। कौन है ये वेसिकल्स। और इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो यहाँ पर पीले पीले ये जो अपन ने जो डॉट्स बना रखे ना यहाँ पे येलो येलो कलर के, इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। कौन है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर किसके अंदर होता है, सिनेप्टिक नॉब के अंदर होता है। समझ आया। ठीक है, देखो क्या बोला, एवरी सिनेप्टिक नोब कंटेन्स सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है भैया, हर एक सिनेप्टिक नोब जो है सिनेप्टिक वेसिकल्स को अंदर रखती है। विच कंटेन्स केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो इसके अंदर केमिकल है इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। दिस न्यूरोट्रांसमीटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूट्रल स्टिमुलाई। कहने का मतलब इसकी वजह से ही सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये सिग्नल को भेजने का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ऐसा कैसे भेजते, ध्यान से देखना, जैसे समझो कि किस तरीके से भेजेंगे। यहां से ऐसे सिग्नल जाते हैं, इस तरीके से सिग्नल जाते हैं बेटा। ठीक है, ऐसा ये सिग्नल किस में जा रहे हैं, डेंड्रॉइड के अंदर जा रही है। ये डेंड्रॉइड है, ये डेंड्रॉइड के अंदर का आइटम है ना, ऐसा। और ये सिनेप्टिक नोब से इस तरीके से सिग्नल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप एक चीज नोटिस करना, इसके और इसके बीच में एक खाली जगह होती है, ऐसे चिपके हुए नहीं होते, ये थोड़े से दूर दूर होते हैं, मतलब दो न्यूरॉन्स जो हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं। जो खाली जगह होती है ना बीच की, उसको हम बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं इसको, सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द डेंड्रॉइड ऑफ द वन न्यूरॉन विद द एक्सोन ऑफ अदर इज कॉल्ड सिनैप्स। मतलब यहां पर ये एक्सोन का आखिरी वाला पार्ट है और ये डेंड्रॉइड का पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है उसको हम सिनैप्स बोलते हैं बेटा, सिनैप्स बोलते हैं, जहां से होते हुए सिग्नल जो है ना, इस सिनेप्टिक नोब से न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल जा रहे हैं, किसके अंदर, डेंड्रॉइड के अंदर सिग्नल जा रहे हैं। ठीक है, जो चीज मैं बोल रहा हूं आपको उसको एक बार फिर से यहां पर और अच्छे से दिखा देता हूं ताकि आपके एक एक बात अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। देखो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। जैसे समझो मेरे ब्रेन ने सिग्नल भेजा, तो यहाँ से सिग्नल गया, मेरे ब्रेन ने बोला कि हाथ उठाओ, तो कैसे हो रहा है पता है, यहाँ का न्यूरॉन 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 बहुत सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड है। एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजा, दूसरे ने तीसरे को चौथे पांचवें, ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ तक सिग्नल गया और फिर मेरा हाथ ऐसे उठा पा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको ये बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए दो न्यूरॉन्स लेके आया हूँ, उससे समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ से एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। देखो क्या होता है, यहां से सिग्नल अंदर जाते हैं, सेल बॉडी में आते हैं, सेल बॉडी से सिग्नल जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा, है ना, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जाएगा जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है। केमिकल क्या करता है, उस सिग्नल को यहां से लेके जाता है दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड में। ये क्या है बेटा, दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्रॉइड है। तो यहां से सिग्नल फिर इसमें चले जाते हैं, फिर यहां से सिग्नल फिर ऐसे चलते चलते फिर आगे जाएंगे, फिर तीसरे वाले में ट्रांसफर होंगे, फिर ऐसे प्रोसेस जो है चलती रहती है। समझ में आया। तो ये कुछ इस तरीके का आइटम यहां पर हो रहा है, पक्का ना। तो ये था न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाने के लिए आएगा भैया कि न्यूरॉन का डायग्राम बना के दिखा दो, बिल्कुल पूछेगा आपसे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाओगे न्यूरॉन का डायग्राम, यूं कर लेना, 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 यहाँ से यूं कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे चलाना, फिर यहाँ से यूं कर लेना, फिर यूं कर लेना, फिर ये ऐसे कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो है फिर यहाँ पर ऐसे 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 करके आप यहाँ पर ऐसे ऐसे करके माइलिन शीथ बना देना। ठीक है, ऐसा ये भैया बन गए हमारे न्यूरॉन। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, प्रॉपर बनाओगे तो और अच्छा देखने में लगेगा। समझ आया।
ठीक है। इसके बाद नर्वस सिस्टम को समझ रहे हैं। किसको बेटा? नर्वस सिस्टम को समझ रहे हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको शॉर्टकट में सीएनएस बोलेंगे, दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो आइटम आते हैं, एक होता है हमारा ब्रेन, भैजा भैजा भाई साहब, भेजने वाले ना, ऐसा भेजा के भेजे के अंदर भैजा ही नहीं भेजा, ये ब्रेन है। कौन है? ये ब्रेन है। दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ओहो, सुना है सर नाम, तो अब दिखा भी देंगे आपको, है ना। इसके बाद आप अच्छे से समझो, पीएनएस के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आएगा वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। अच्छा सर, ठीक है। ब्रेन जो है उसके भी तीन पार्ट होते हैं, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है भैया हिंड ब्रेन। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। शानदार। उसके बाद में वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक है भैया सेंसरी नर्व और एक है मोटर नर्व। अच्छा, तो ये जो पूरा चार्ट है ये पूरा नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमको आगे अब इस पूरे चार्ट को ही समझना है। समझ में आई? एक एक चीज इसकी पूरी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। किससे बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम समझ रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्टकट में सीएनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। क्या बोला? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छे से समझो, ब्रेन, ये ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना। इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। एग्जैक्टली कैसे दिखती है अभी बताऊंगा, आगे टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अभी तो मस्त मक्खन कर देंगे, एक एक चीज मजा आ जाएगा बेटा, इस तरीके से समझाऊंगा, है ना। देखो, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड द नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स, है ना, कमिंग आउट ऑफ टुगेदर कंप्राइजेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ब्रेन, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारी नर्व आपस में मिलकर बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बनाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब हम समझेंगे हमारे ब्रेन को, हमारे खूबसूरत से दिमाग को। मतलब आप सोचो, हम ब्रेन को समझ रहे हैं और अपने ब्रेन की मदद से, समझ में आया ना, ब्रेन को ब्रेन की मदद से समझना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। हमारा ब्रेन होता है बेटा हमारी खोपड़ी के अंदर, इस खोपड़ी को ही निकाल के फेंक देते हैं, ये देखो निकाला, तो ये है हमारा ब्रेन। इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको ताकि आपको और मजा आए बेटा, है ना। ये हमारा ब्रेन है। अगर मैं इस ब्रेन के अंदर ध्यान से समझना, हमारा ब्रेन कैसा, भी मैं ऐसे खड़ा हूं ना इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है दो पार्ट होते हैं, इधर वाला ब्रेन जो है राइट ब्रेन, इधर वाला लेफ्ट ब्रेन। सुना होगा आपने, ये राइट ये लेफ्ट। आपको इन दोनों को थोड़ा अलग करके दिखा देता हूं। ये देखो, ये राइट ब्रेन और ये लेफ्ट ब्रेन, मतलब ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अगर एक की पढ़ाई कर ली तो दूसरे की अपने आप हो जाती है ना, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो चलो एक को समझते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये है भैया हमारा ब्रेन जो कि अंदर से ऐसा दिखता है। उसका एक पार्ट समझा रहा हूं, दूसरा अपने आप हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। देखो, ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझ रहे हैं। किसके बारे में? ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझ रहे हैं। देखो ना जरा, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हिंड ब्रेन। ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट है बोलो? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ऐसे याद करते करते चलोगे तो मस्त मजे वाला काम हो जाएगा आपका। तो देखो, ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट बोलो, फोर ब्रेन, फिर है भाई साहब फोर ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, सॉरी, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट है। कौन कौन से? एक है सेरिब्रम, दूसरा है भैया यहाँ पे थैलेमस और फिर है हाइपोथैलेमस। ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन आता है, उसके बाद में हिंड ब्रेन आता है। ठीक है। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स है। सबसे पहले है सेरिबेलम, है ना, फिर आता है भैया मेडुला ऑम्लोगेटा, फिर आता है पॉन्स, है ना। ये मैंने पॉन्स बोला है ना, और कुछ नहीं बोला, गलत मत समझ लेना, ठीक है। ऐसा तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले फोर ब्रेन है जिसको हम सेरिब्रम बोलेंगे। सेरिब्रम, इसके 3 पार्ट है, सेरिब्रम, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। उसके बाद फिर यहाँ पर हिंड ब्रेन है जो कि है सेरिबेलम, है ना, फिर मेडुला ऑम्लोगेटा, फिर उसके बाद पॉन्स, और इसके पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो हमको यही सब डिटेल में स्टडी करनी है आगे। देखो, फोर ब्रेन किसको कहते हैं अच्छे से समझना, है ना। द फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाँ, सो फोर ब्रेन जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हाँ भाई हाँ, अभी तो बताया। ये देखो ना, ये जो फोर ब्रेन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सेरिब्रम,
थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कुछ बच्चे किस चीज में कंफ्यूज होते हैं बताता हूं आपको, सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज। ये भाई बेलम है, ये ब्रह्म है, ठीक है ना। दोनों के नाम प्रोनाउंस करने में एक जैसे लगते हैं पर अलग अलग है, ठीक है, स्पेलिंग भी अलग अलग है। सबसे पहले हम समझेंगे फोरब्रेन को। फोरब्रेन बेसिकली 3 पार्ट होते हैं फोरब्रेन के अंदर, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आएगा सेरिब्रम। तो ये वाला जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये जो चमचम करा रहा हूं मैं, ये है बेटा सेरिब्रम। किसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। देख लो आप, ये देख लो, ये जो सबसे ये वाला पार्ट, ये सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे डेवलप्ड पार्ट कहलाता है। ये पूरे ब्रेन का 80 to 85% हिस्सा होता है भाई साहब। मतलब इट इज 80 to 85% ऑफ द टोटल ब्रेन, मतलब पूरे ब्रेन का 80 to 85% हिस्सा है ये, सबसे बड़ा हिस्सा है ये। इट्स मेन फंक्शन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस। इसका मेन काम क्या है, इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, चतुराई का, ये वाला काम है भैया। अपन में बुद्धि है कि नहीं, अपन इंटेलिजेंट है ना, तो इंटेलिजेंट किसकी वजह से, इसकी वजह से भाई साहब। इसको प्रणाम कर लो कि तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता, सोचो आप, है कि नहीं, ऐसा। इसके बाद में फिर सेरिब्रम के और क्या क्या पॉइंट है, आखिर ये क्या क्या काम करता है, तो देखो। इट कंट्रोल्स एक्शन सच एज थिंकिंग, ये थिंकिंग को कंट्रोल करता है हमारे। हेटेड, मोटिवेशन टू एक्ट, लर्निंग न्यू थिंग्स, फियर, लॉस, सफरिंग एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो एक्शन है, इन सबको कंट्रोल करने वाला है हमारा सेरिब्रम। कौन कंट्रोल करता है बेटा, सेरिब्रम करता है। समझ में आया, कौन कौन से एक्शन को कंट्रोल करेगा, फिर से सुन लो। थिंकिंग, जो हम सोच पाते हैं ना, वो इसी के थ्रू हो पाता है। हेटेड, जो हमको गुस्सा आता है ना, चिढ़ आती कि नहीं आती, वो इसके थ्रू हो पाता है। मोटिवेशन टू एक्ट, कोई सा भी काम करने का मोटिवेशन, वो भी इसी के थ्रू आता है भैया। लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को सीखना। जैसे अभी आप सीख रहे हो, किसकी मदद से सीख रहे हो आप भैया, सेरिब्रम की मदद से ही ये वीडियो से सीख पा रहे हो। समझ में आई, ऐसा। फियर, हमको डर लगता है कि नहीं लगता है, और नंबर कम आ जाएंगे, मम्मी पापा ये बोलेंगे, डांटेंगे पीटेंगे, ये सब। ये भैया डर क्यों लग रहा है, इसी वजह से लग रहा है, ठीक है। या गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, उसका डर, भाई साहब बहुत सारी चीजों का डर है आप लोगों को, इंसानों को, ठीक है। वो डर किसकी वजह से आ पा रहा है, सेरिब्रम की वजह से। समझ आया, ठीक है। लॉस ऑफ सफरिंग, मतलब कि सफरिंग जो जितनी भी चीजें वो सब इस सेरिब्रम की वजह से हो पाती है, ठीक है। अच्छा, अ पर्सन हु डेवलप्स द सेरिब्रम स्मॉलर और लेस देन एवरेज इज ऑफ लो इंटेलिजेंस। मतलब अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अच्छे समझना, जिसका सेरिब्रम जो है वो डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपर, तो वो एक स्पेशल चाइल्ड बन जाता है ना। उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कम होता है, लो इंटेलिजेंस लेवल कहलाता, कम होता है मतलब उसका इंटेलिजेंस लेवल। समझ में आया, ऐसा, ठीक है। थैलेमस, थैलेमस क्या होता है, ध्यान से समझना। थैलेमस क्या है, यहाँ पर है थैलेमस, ये दिख रहा है जो चमक चमक कर आ रहा हूं मैं यहाँ पर, ये देखो, ये है बेटा, ये देखो, ये थैलेमस, 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 ये थैलेमस है, ठीक है, ऐसा। इट डिस्क्राइब कोल्ड, हीट, पेन, डेटिस। मतलब ये सर्दी को, है ना, गर्मी को, दर्द को, दुख दर्द को, इन सब चीज को ये थैलेमस महसूस कराता है, ठीक है। इट गिव्स नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें हो रही है, उसका नॉलेज भी हमको ये थैलेमस ही करवाता है बेटा, ठीक है। ऐसा जैसे बाहर कभी सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, इन सब चीजों का नॉलेज हमको थैलेमस करवाता है। फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, जरा ध्यान से देखो, ये हाइपोथैलेमस है, ये जो जगह चमक रही है ना, ये वाली, ये हाइपोथैलेमस है बेटा। इट इज फाउंड नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। अब आप बोलोगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, अभी दिखाते हैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो छोटी सी मटर के दाने जैसी दिख रही है आपको, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। फिर से देख लो, मैं इस छोटी सी मटर के दाने के बराबर की बात कर रहा हूँ। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा। कौन सी ग्लैंड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट बगल में होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इट कंट्रोल द सिक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भैया एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। ध्यान रहेगा, ठीक है सर। और क्या क्या कंट्रोल करता है ये, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को कंट्रोल करता है, और लव, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, इन सब चीजों को भी यही कंट्रोल करके चलता है। नींद को कंट्रोल करके चलता है बेटा। समझ में आया, इतने सारे काम करता है ये हाइपोथैलेमस। मतलब इसी हाइपोथैलेमस की वजह से जो है आपका भैया लव हो रहा है, प्यार मोहब्बत, सारी चीजें इसी की वजह से हो पा रहा है। तो सारे दुख दर्द का कारण यही हाइपोथैलेमस है। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद
देखो फिर, और हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द हीट कंट्रोलिंग ग्लैंड, है ना, एंड व्हेन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी राइसेस इट कमांड्स टू रिमूव स्वेट। मतलब इसी हाइपोथैलेमस की वजह से हमको पसीना आता है। पसीना कैसे आता है? जब हमारी शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये हाइपोथैलेमस फिर ऑर्डर मारता है, ओ शरीर को ऑर्डर मारता है, ओ भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है ना, शरीर से पसीना बाहर निकालो, स्वेट बाहर निकालो, ताकि थोड़ा शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए। तो ये सारा काम कौन करता है? पसीना लाने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है बेटा, ठीक है। ऐसा समझ में आई यहां तक की बात? को दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। दूसरे नंबर पर आता है मिड ब्रेन। किसको समझ रहे हैं हम लोग? मिड ब्रेन को समझ रहे हैं। देखो, इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ये मिड ब्रेन से, ये जो चमक रहा है यहां पर, ये वाली जगह मिड ब्रेन कहलाती है। ये सारी इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करती है। इनवॉल्यूंटरी एक्शन कौन कौन सी होती है? जैसे पलक झपकना, अपने कंट्रोल में नहीं, अपने हाथों में है क्या? ऐसा एक्शन जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना उसको रोक सकते हैं, उसको इनवॉल्यूंटरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कौन करवाता है? वो मिड ब्रेन करवाता है, ठीक है। जैसे कि आंख का टम 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 करना, पलक झपकना, है ना, दिल की धड़कन, है ना, दिल का धड़कना, डाइजेशन, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब इनवॉल्यूंटरी एक्शन में कहलाती है। इन सबको कौन कंट्रोल करके चलता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करके चलता है, ठीक है। इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ सीइंग एंड हियरिंग। जो हम देखते हैं ना, टुकुर 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 टुकुर, देखता काटक, तो ये जो देखने वाली चीजें है, ये जो सुनने वाली चीजें, बेटा आमिर खान को देखे आपने, कान ऐसे ऐसे, है ना, मतलब जितने भी सुनने वाली चीजें है वो सब कौन कंट्रोल करके चलता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करके चलता है। उसके बाद इट कनेक्ट द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। ये है फोर ब्रेन, ये है नीचे हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, ये हिंड ब्रेन, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन? मिड ब्रेन। समझ आया? ठीक है। अब जो मिड ब्रेन है उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है ये सबसे लास्ट वाला, ये वाला हिंड ब्रेन है बेटा। ये क्या है? ये हिंड ब्रेन है ना। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में सेरिबेलम। सेरिबेलम, तो ये वाला हिस्सा सेरिबेलम है, ठीक है। उसके बाद ये मेडुला ऑम्लोगेटा और फिर ये पोन्स है। सेरिबेलम, मेडुला ऑम्लोगेटा और ये है बेटा पोन्स। तो इसके ये 3 पार्ट होते हैं, है ना। सबसे पहले हम समझते हैं सेरिबेलम को। सेरिबेलम को छोटा मगज भी बोलते हैं। अपने देशी भाषा में सुना होगा आपने, छोटा, ओ बेटा यहाँ पीछे नहीं मारने का, पीछे छोटा मगज है, ऐसे करके डायलॉग सुने होंगे आपने मूवी में। तो छोटा मगज और कुछ नहीं है, सेरिबेलम है, ठीक है। ऐसा, तो देखो, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट तो सेरिब्रम है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा पार्ट आता है वो आता है सेरिबेलम, मतलब सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। समझ में आया? ये है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो चमचम कर आ रहा हूं यहाँ पर, इसकी बात कर रहा हूं। इट मेंटेन्स बैलेंस एंड कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी मसल्स। ये बैलेंस बनाने का काम करता है और वॉल्यूंटरी मसल्स को जो है कंट्रोल करके चलता है। अब सर बैलेंस बनाने का मतलब, अरे यार एक बात बताओ, अपन चल रहे हैं ना, तो चलने में बैलेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सोचो बैलेंस नहीं होगा तो मैं इधर लुढ़क जाऊंगा, उधर लुढ़क जाऊंगा, ये सब चीजें होती जाएगी, ठीक है। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूं, मैंने साइकिल चलाना सीखी होगी, जब आप पहली बार सीख रहे होंगे तो आप गिर गए होंगे ना, फिर आपने प्रैक्टिस करी, कंट्रोल करा आपने, तब आप चला पा रहे हो। तो कौन कंट्रोल कर रहा है बैलेंस को? कौन कंट्रोल कर रहा है? ये भाई साहब, ये सेरिबेलम। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि अगर कोई व्यक्ति दारू पी लेता है, शराब पी लेता है ना, ओ झुम बराबर झुम शराबी, समझ गए? अगर कोई व्यक्ति जो है शराबी है तो शराब पीने के बाद शराब सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है भैया इस सेरिबेलम पे। इस सेरिबेलम का काम जो है वो बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से फिर जो है कंट्रोल नहीं होता है हमारे खुद के शरीर पे। फिर जो शराबी होता है वो, समझ गए, फिर ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलेगा, कभी कहाँ घुस जाएगा, कभी नाली में घुस जाएगा, ये सब चीजें होती रहती है। देखे होंगे आपने, आपके गली मोहल्ले में बहुत सारे बेवड़े शराबी देखे होंगे, ठीक है। ऐसा, तो यहाँ पे फिर आता है मेडुला ऑम्लोगेटा। ये है मेडुला ऑम्लोगेटा बेटा, ठीक है। ऐसा, इट इज द मोस्ट बैकवर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे बैकवर्ड पार्ट है, मतलब सब इधर होता है नीचे। इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द इसोफेगस। ये डाइजेशन को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करके चलता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ाया है, नहीं देखा है तो देख लेना वो वाला वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एनिमेशन के साथ आप ही लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा, तो यहाँ पर जो है ये सारे की सारी चीजें जो है, हार्ट बीट वगैरह, इन सबको कौन कंट्रोल करके चलता है? मेडुला ऑम्लोगेटा, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद ऑल इनवॉल्यूंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, बीपी, सेलिवेशन। सेलिवेशन का मतलब समझते हो? मुंह के अंदर जो लार आती है ना उसको सेलिवेशन बोलते हैं, मुंह में जो लार बनती है उसको। वॉमिटिंग, उल्टी करना,
आर कंट्रोल बाय द मेडुला ऑम्लोगेटा, ये सब मेडुला ऑम्लोगेटा के थ्रू ही कंट्रोल होती है ना। फिर आता है पॉन्स। अब ये पॉन्स क्या होता है, ये है बेटा पॉन्स, है ना, ये पॉन्स है, ये तीसरा पार्ट है। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द हिंड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन में ही होता है, ठीक है भैया। विच पार्टिसिपेट इन द रेगुलर एंड कंट्रोलिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ये हमारे जितने भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रोसेस है, हम जितना भी सांस लेने से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं, उन सब के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, पॉन्स का होता है बेटा। किसका होता है, पॉन्स का होता है। समझ आया, तो ये है भैया हमारा पॉन्स। तो ये हमने अभी तक ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है, पूरा एनिमेशन के साथ में समझ लिया है बेटा, ठीक है। इसके नोट्स चाहिए तो लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप की, आप वहां से नोट्स ले सकते हो, ठीक है। ऐसा, चलो अब आते हैं हम लोग स्पाइनल कोड पे। स्पाइनल कोड क्या होती है, देखो, स्पाइनल कोड इज अ सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व फाइबर प्रेजेंट इन बैकबोन। भैया ये बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, जो ये चमचम कर रही है ना, ये हमारा बैकबोन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी यहां पर होती है, रीढ़ की हड्डी ये रही, ठीक है। ऐसा समझ में आया, है ना, ये हमारी बैकबोन है, ठीक। अच्छा, इस बैकबोन के अंदर होता है स्पाइनल कोड, जो मैंने आपको अलग करके दिखा दिया है। कुछ लोगों को क्या लगने लगता है कि स्पाइनल कोड और बैकबोन एक ही चीज है, नहीं है, अलग है। स्पाइनल कोड बैकबोन के अंदर होता है, अंदर होता है, ऐसे अंदर। तो ये स्पाइनल कोड है जो मैंने आपको अलग से दिखाया है, ठीक है। ऐसा, स्पाइनल कोड इज अ सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व फाइबर प्रेजेंट इन द बैकबोन, ये बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है ना, सिलेंड्रिकल होती है, दिख भी रहा है सिलेंड्रिकल है। द स्पाइनल कोड पासेस फ्रॉम द ब्रेन टू द कॉकिक्स, ये भैया ब्रेन से कॉकिक्स के थ्रू पास होती है, मतलब ब्रेन से कॉकिक्स के को जोड़ती है। ये देखो ना आप यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखो, ये ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कोड आ रही है और ये हमारी कॉकिक्स है। क्या है ये कॉकिक्स, कॉकिक्स यहाँ होती है नीचे इस जगह पे, ये कॉकिक्स है हमारा, ठीक है, उसको जोड़ने का काम करती है, ठीक। इट कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू नर्व, मतलब ये स्पाइनल कोड जो है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को नर्व के थ्रू जोड़ती है। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे ऑर्गन है, उन सबको कौन जोड़ रही है, स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स। ऐसे बहुत सारी नर्व्स निकलती है इससे, ठीक है। ऐसा समझ में आया। इट कनेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ इट कनेक्ट्स ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू नर्व एंड टुगेदर विद द ब्रेन फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सब मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा सर, बढ़िया। अब देखो, इसको हम लोग सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। इट कंट्रोल द सिग्नल गोइंग टू द ब्रेन, इट कैरीज द सिग्नल, ये सिग्नल को लेके जाती है ब्रेन तक। इसका काम क्या है, ये सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन से सिग्नल को वापस हमारी बॉडी में लेकर भी आती है, सिग्नल को लाने ले जाने का काम करती है, ठीक है। ऐसा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या बोल रहे हैं, इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्शन भाई ये खटाक, अचानक से मच्छर ने काटा और खटाक अपन ने जो है वो कर लिया। आप हर सब में होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। चूहों में भी देखना आप, चूहा अचानक से कहीं पे है और ऐसे पानी पी रहा है, कहीं कुछ कर रहा होगा और जैसे बिल्ली आती है वो फट भाग जाता है एकदम। हिरण को देखना, जंगल में कहीं ना कहीं पानी पी रहा होता है और एकदम शेर आता है और फटाक भाग जाता है वो। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है ये रिफ्लेक्स एक्शन है भैया। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द स्पाइनल कोड, इस स्पाइनल कोड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स रिलीज होते हैं। टोटल कितने पेयर रिलीज होते हैं इससे, 31 पेयर्स, मतलब 62 नर्व्स इससे निकलती है। और 12 पेयर ऑफ नर्व्स आर रिलीज फ्रॉम द ब्रेन, और ब्रेन से जो है 12 पेयर नर्व रिलीज होते हैं। समझ लेना अच्छे से भैया, ठीक है। देखो ब्रेन से कितने नर्व निकल रहे हैं, 12 पेयर, मतलब 24 नर्व है ना। और यहां से 62 नर्व निकलती है। कितनी नर्व निकलती है, 62 नर्व निकलती है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। क्या पढ़ेंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को समझेंगे, PNS को समझेंगे। देखो, this is the group of nerve which originated from the brain and spinal cord and convey the impulses coming
फ्रॉम एंड गोइंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, आप ये देखो जो आजू बाजू का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसके आजू बाजू में अगल बगल में जो बहुत सारी नर्व चल रही है उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका काम क्या है, ये सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाएगा और ब्रेन से सिग्नल को वापस बॉडी में लेके आएगा। ये सब काम होता है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो देख लो आप, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कोड आ जाएगा, ठीक है ऐसा, और यहाँ पे और कुछ नर्व्स आ जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो ब्रेन और स्पाइनल कोड तो है ही सही, लेकिन उसके आजू बाजू में भी आपको ये बहुत सारी नर्व दिख रही है ना, ये आजू बाजू की जो नर्व है इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का क्या मतलब होता है, आजू बाजू की चीज है, उसको पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये, ठीक है ऐसा। दिस सिस्टम वर्क्स एक्सट्रिंसिक टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर बाहर काम करता है, ये आजू बाजू में काम करता है ना। एंड हेंस इट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसलिए इसको पेरिफेरल बोलते हैं, आजू बाजू में। मतलब देखो जैसे कि यहाँ पर ये पीएम है ना, हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। अब उनके आजू बाजू में बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे मंत्री आ जाएंगे, है ना, फिर और ज़्यादा आजू बाजू में चीज़ें हो जाएगी, जैसे सीएम वगैरह आ जाएंगे, फिर बहुत सारे पुलिस वाले गार्ड वगैरह आ जाएंगे। तो ये मेन है, ये सीएनएस है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और बाकी के ये सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आजू बाजू की चीज़ें, ठीक है ऐसा। बस वैसे वाला काम है यहाँ पर भी, है ना। देखो ये दो टाइप का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो टाइप का, एक होता है सोमेटिक, है ना, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, देखना, द सिस्टम वर्क फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड एज पर आवर विश। मतलब ये वो सब काम करवाता है हमसे जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, हमारी इच्छा के ऊपर काम कर सकते हैं, वो सब सोमेटिक नर्वस सिस्टम से होते हैं, मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल है, ठीक है ऐसा। जैसे कि ये ब्रश करना, है ना, या हमको कहीं जल रहा है तो हम फटाक से हाथ हटा लेते हैं, ये सब चीजें हो रही है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड ट्रांसजेक्ट द फंक्शन ऑफ द मसल्स। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये वाला जो नर्वस सिस्टम है, ये भैया रिस्पॉन्ड करता है, क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये भी दो टाइप का होता है, कितने टाइप का, दो टाइप का होता है भैया ये, है ना। सबसे पहले आता है सेंसरी नर्व, कौन कौन सा आएंगे इसमें, एक है सेंसरी नर्व और एक है मोटर नर्व। आप सेंसरी नर्व का काम समझो, सेंसरी नर्व बॉडी से सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाती है, इट कैरीज द सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। सिग्नल को बॉडी से ब्रेन तक लेके जाने वाली जो नर्व है उनको सेंसरी नर्व बोलते हैं, ठीक है। मोटर नर्व में क्या होगा, ब्रेन से सिग्नल को बॉडी में लेके आना, ब्रेन से सिग्नल को बॉडी में लेके आने वाली नर्व उनको मोटर नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की चीजें हो रही है, एक नर्व जो है वो बॉडी से सिग्नल को ब्रेन तक लेके जा रही है, उसको सेंसरी बोलेंगे, और एक ऐसी है जो ब्रेन से बॉडी में ला रही है, उस नर्व को हम मोटर नर्व बोल देंगे, ठीक है ऐसा। फिर आता है दूसरा नंबर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, देखो मैंने आपको जो चार्ट बताया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले, वही सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको यहाँ पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, ये उन सब चीजों पे काम करता है जो ऑटोमेटिक होती हो, है ना, अपने आप होती हो, ठीक है। जैसे दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू द फंक्शन ऑफ दोज ऑर्गन दैट डू नॉट वर्क बाय वंस डिजायर। मतलब जो अपनी इच्छा से नहीं होता, जो अपने आप होता है, उन सब चीजों पे काम करता है ये, ठीक है। रादर वर्क्स ऑटोमेटिकली, जो अपने आप होता है, सच एज हार्ट, लंग, एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेट्रा। मतलब हार्ट अपने आप काम करता है, हम अपनी मर्जी से हार्ट को रोक नहीं सकते कि भाई थोड़ी देर रुक जाएगा तो अपन रुक जाएंगे, समझ में आया। लंग्स हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखो, दिस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व विद विच द नर्व फाइबर ऑफ द वेरियस इंटरनल बॉडी ऑर्गन रिमेन कनेक्टेड। मतलब कि इसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन इसमें कनेक्टेड होते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी दो पार्ट में होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ये है भैया कि ये फाइट और फ्लाइट का क्या काम करता है, मतलब लड़ो भागो भाग जाओ, एकदम धमाधम, एकदम, है ना, अपने को एंग्री करता है ये, है ना, ऐसा काम है इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम है, ओ बेटा ओ शांत हो जाओ, शांति, है ना, रेस्ट का काम है, आराम का काम है, डाइजेशन का काम है, पचाने का काम करता है ये, ठीक है ऐसा। ये एकदम उत्तेजना वाला काम करता है, एक्साइट कर देता है अपने को, और ये थोड़ा बोलता है ओ बेटा शांति, सब ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होके चलते हैं, है ना। ये भी ज्यादा एक्टिव हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी,
जाएगी। और अगर ये ज़्यादा एक्टिव हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी, ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो हम आलसी हो जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो वो भी खराब है ना। ये ज़्यादा एक्टिव हो गया तो हम किसी की भी बैंड बजा देंगे, वो भी खराब है। इसलिए दोनों आपस में बैलेंस होकर चलते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वो सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, डायलेट प्यूपिल्स। ये प्यूपिल्स को डायलेट करता है, फैलाता है। जब हम ये प्यूपिल्स हमारी प्यूपिल्स होती है ना आँख के अंदर, ये काली काली सी, उसको प्यूपिल्स बोलते हैं। इसको ये फैलाने का काम करता है। और ये क्या करता है, इस प्यूपिल्स को सिकुड़ने का, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का, मतलब ऐसे सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने का काम करता है। प्यूपिल्स फैलती कब है, जब हम धूप से, अचानक से धूप से अंधेरे कमरे में आते हैं, उस केस में प्यूपिल्स फैल जाती है। और जब हम अंधेरे कमरे में से धूप में जाते हैं अचानक से, उस समय प्यूपिल्स सिकुड़ जाती है। जब ऐसा हो रहा होता है उसी समय आप देखना थोड़ी सी देर के लिए हमको जब दिखाई नहीं देता है ना, कुछ 1-2 सेकंड के लिए दिखाई नहीं देता है, जब भी हम अंदर बाहर होते हैं ना, धूप से अंधेरे में आते हैं तब। तो ऐसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्यूपिल जो है एक दूसरे को, ये अपने आप को फैला रही है और सिकुड़ने का काम कर रही है। तीसरा आता है इंक्रीज हार्ट बीट। ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करके चलता है, स्लो कर देता है ये। तो दोनों ही जरूरी है, एक दूसरे से बैलेंस बना के चल रहे हैं। सोचो कि अगर हार्ट बीट सिर्फ बढ़ती गई तो भी दिक्कत है, और हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाए तो भी दिक्कत है। इसलिए दोनों बैलेंस करके चलते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसके बाद ये रिलैक्स एयरवेज, मतलब जब हम फेफड़ों को फुलाता है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं ना, ये फूल गए, तो ये फेफड़ों को फुलाता है। अब फूल गए तो क्या फूले ही ना रह जाए, वापस से भी अपनी जगह पे आने चाहिए। तो ये क्या करेगा, उन फेफड़ों को जो है वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब वापस से अपनी जगह पर ले आएगा, ठीक है। ऐसा देखो, ये पॉइंट समझ में आ गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 डिफरेंस हो गए। इसके बाद 5वां डिफरेंस बता रहा हूं, देखना। इनहिबिट स्टमक एक्टिविटी, हमारी डाइजेशन को एक्टिव करता है ये। स्टमक की जितनी भी एक्टिविटी, एंजाइम्स वगैरह, वो सब उसको एक्टिव करने का काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और स्टिमुलस स्टमक एक्टिविटी, ये क्या करता है भैया, पेट की जितनी भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करता है ना। इसके बाद स्टिमुलेट ग्लूकोज रिलीज, ये ग्लूकोज को, हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज को बढ़ाता है, और ये ग्लूकोज रिलीज को कम करता है, इनहिबिट करता है, कम करने का काम करता है, ठीक है। ऐसा ये क्या करता है, प्रमोट इजैक्यूलेशन, ये जो इजैक्यूलेशन होता है, जो हमारे शरीर से हार्मोन बाहर रिलीज करते हैं हम लोग, उन सब चीज को प्रमोट करता है, ठीक है। मतलब अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है ये, है ना। और ये जो है हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करने का काम होता है। सोचो अगर वो हो ही ना, सिर्फ यही हो, तो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा ही बढ़ जाएगी, बौखला जाएंगे हम लोग, ठीक है। हवस के पुजारी बन जाओगे फिर आप लोग, समझ में आई ना। तो ये इसका काम ये है, इसको प्रमोट करने का, बढ़ाने का। लेकिन भगवान को पता था कि भैया तुम अगर यही करोगे तो राक्षस बन जाओगे, इसीलिए जो है ऊपर वाले ने फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बनाया कि नहीं भाई तू थोड़ा इनको कंट्रोल में कर। तो ये दोनों चीजें बैलेंस होती है। क्या होती है, बैलेंस होती है। फिर ये सीक्रेट एड्रिनलिन, ये एड्रिनलिन को सीक्रेट करता है। सीक्रेट करने का मतलब समझ रहे हो ना, बाहर निकालना। एड्रिनलिन एक हार्मोन होता है। आप देखना, अचानक से अगर मैं आपकी तरफ से हाथ घुमा दूं या कोई बॉल फेंक दूं, या आप कहीं बाजार में जा रहे हो और गाड़ी वाले ने अचानक से हॉर्न बजाया, तो अपन एकदम चमक जाते हैं कि नहीं चमक जाते हैं। उसको वो कौन करता है, वो एड्रिनलिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलो। हम लोग बेटा रिफ्लेक्स आर्क को समझते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा एनिमेशन से समझाता हूं जिससे बहुत आसान लगेगा आपको। देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं कि हमको क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कोई गर्म चीज को छुआ, ठीक है, जैसे गर्म चीज है, जब मैं इसको ऐसे छू रहा हूं तो अचानक से जब हम गर्म चीज को छूते तो हमारा हाथ फटाक से ऐसे हट जाता है कि नहीं हट जाता है। तो हमारा हाथ अचानक से ऐसे क्यों हट रहा है ना, फटाक से क्यों हटा लेते हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने लिए यहाँ पर एक हाथ बना लिया है ताकि समझ में आए कि हाँ भैया हाथ क्यों हट रहा है ना। दूसरी बात फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्पाइनल कोड बनाया है। आप बोलोगे सर स्पाइनल कोड तो सिलेंड्रिकल होता है, ये तो सिलेंड्रिकल है ही नहीं। मेरे को पता है सिलेंड्रिकल होता है, इसलिए आपके लिए सिलेंड्रिकल शेप भी दे दिया है इसको, ठीक है। ऐसा, पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि स्पाइनल कोड तो ये पूरा है, लेकिन मैंने उसका टॉप व्यू, समझो कि स्पाइनल कोड है, अगर मैं इसको चाकू से ऐसे काट दूं, फिर मैं उसके ऊपर का हिस्सा दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो मेरे को जो समझाने वाला जो पार्ट है वो ये वाला है ना, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और आपको एग्जाम में भी डायग्राम इसी चीज का बनाना है। अब हमने यहाँ पर हाथ बना लिया है और स्पाइनल कोड का टॉप व्यू अपन ने बना लिया है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे शरीर में सेंसरी नर्व होती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ये सेंसरी नर्व इस तरीके से कनेक्टेड होती है, ठीक है।
तो हमारे हाथ से स्पाइनल कोड तक ऐसे कनेक्टेड है। सर बीच की सारी चीज़ें कहाँ गई है? बहुत सारी चीज़ें होती है अपनी बॉडी में, ऐसे खाली जगह नहीं होती है, पर मेरे को जो आपको समझाना होता है मैं उतना ही बना के लाता हूँ ताकि डायग्राम यहाँ पे फोकट का मतलब बेकार ना दिखे, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें ना दिखे, है ना, अपना टॉपिक कवर हो जाए बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पाइनल कोड है, ये हमारा सेंसरी नर्व जा रही है यहाँ पर, और ये हमारा हाथ है, ठीक है सर। अब इसके बाद ऊपर से होता है हमारा यहाँ पे ऊपर ब्रेन है। आपको पता ही है कि जो स्पाइनल कोड है उसके ऊपर कौन है? यहाँ पर ब्रेन होता है, ये ब्रेन है हमारा, ठीक है। अच्छा सर, अब आप देखो मेरे ने क्या किया कि मैं यहाँ पर एक मोमबत्ती लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? एक मोमबत्ती लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे को किसी गर्म चीज़ को छूना है, तो ये मैंने मोमबत्ती लेके आया। अब जैसे ही मैं मोमबत्ती के ऊपर मेरा हाथ ऐसे टच होता है, जैसे ही टच होता है तो भैया मेरा हाथ में स्किन है, चमड़ी है, और वो एक रिसेप्टर होती है, शुरुआत में आपको समझाया था। तो रिसेप्टर क्या करते हैं? सिग्नल को अंदर लेते हैं। तो जहाँ से सिग्नल ऐसे जाते हैं, देखो ये जा रहे हैं, सिग्नल गए और हमारे ब्रेन तक जाते हैं। फिर से समझ लेना, जब भी हम गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमारी स्किन जो है, जो कि एक रिसेप्टर है, वो सिग्नल को लेगी और सेंसरी नर्व से, ये सेंसरी नर्व से सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक चले जाएंगे। यहाँ तक सर बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा लफड़ा है। लफड़ा क्या है वो बहुत अच्छे से समझना। देखो हमारे ब्रेन क्या करता है ना, हमारा ब्रेन का काम ये है सोचने का और समझने का। जब तक हमारा ब्रेन हर चीज को सोचने समझने में कुछ टाइम लेता ही है ना। तो अगर सोचो कि मेरा हाथ जल रहा है और मेरा ब्रेन जो है उस चीज को समझेगा पहले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर वो सोचेगा समझेगा, इतनी देर में तो मेरा हाथ जल जाएगा भाई साहब, ठीक है, इतनी देर में तो हाथ जल जाता है। तो ऐसे तो अपने फिर तो लफड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। ऐसा होता है कि कभी भी कि हमारा हाथ जलता है, हम तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो हम तुरंत हाथ क्यों हटाते हैं, उस चीज को समझना। भगवान ने हमारे अंदर इतना जोरदार काम करके दिया है, हमारे इसमें एक बाईपास लगा दिया है। बाईपास क्या लगाया हुआ है आप ध्यान से देखो, ये सेंसरी नर्व है, ठीक है। अब एक और नर्व जो है वहां से आती है, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे हाथ में आ रही है, इसको हम बोलते हैं मोटर नर्व। मैंने आपको बताया है ब्रेन की तरफ सिग्नल ले जाना और ब्रेन की तरफ से सिग्नल लाना, है ना। एक सेंसरी नर्व, एक मोटर नर्व पीछे पढ़ा दी है अभी मैंने आपको, ठीक है। अच्छा सर, अब क्या होता है, ये जो सेंसरी नर्व है और ये जो मोटर नर्व है, इन दोनों के बीच में देखो अभी खाली जगह है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं एक न्यूरॉन से, जिसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको? ये रिले न्यूरॉन है। और न्यूरॉन मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये रिले न्यूरॉन है बेटा, ठीक है। अब आप देखो सेंसरी नर्व, मोटर नर्व दोनों को जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं? रिले न्यूरॉन से जोड़ रहे हैं। तो आप यहां पर देखो सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और रिले न्यूरॉन से मिलकर एक आर्क बन गया है। बना कि नहीं बना? ये देखो ये एक आर्क है, ये रहा, ये एक आर्क है। आर्क ऐसे ही तो बनाते हैं मैथ्स के अंदर, ये आर्क है। इस आर्क को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स आर्क। अब ये ऐसे आर्क क्यों बने हुए हैं अपनी बॉडी में, तो ध्यान से देखना। अब देखो जैसे सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल ऐसे घूम के वापस से यहां आ जाता है। ये क्या हुआ? देखो सिग्नल ब्रेन तक गया ही नहीं। ब्रेन तक कुछ सिग्नल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सिग्नल तो पलट के ही वापस आ जाते हैं। फिर से देखना, यहां से सिग्नल जाएगा, ऐसे जाएगा रिले न्यूरॉन से होते हुए, मोटर न्यूरॉन से होते हुए हमारी मसल्स पे आ जाएगा। हाथ की जो है मसल्स है ना, यहां पर आ जाएगा, ऐसे ये बाईपास बन गया। अब जैसे सिग्नल इस मसल के ऊपर आते हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो ये देखो अभी मसल फैली हुई है, जैसे सिग्नल इसके ऊपर अटैक करते हैं मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमारा हाथ ऐसे ऊपर उठ जाता है। आई समझ में बात? तो फटाक से ऐसे हाथ ऊपर उठ जाता है। मतलब पता है, जैसे अगर मैं इस गर्म चीज को छू रहा हूँ, है ना, तो यहाँ से सिग्नल गए, बाईपास से होकर सिग्नल वापस आ गए रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू, और यहाँ पर उस जो मसल है ना, उस पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब ऐसे समझो, अब मैं यहाँ मारूंगा इसको, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो अपने आप हाथ ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? इस तरीके से हाथ अपने आप ऊपर उठ जाता है। इसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो सर फिर यहाँ पे ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन का बहुत बड़ा काम है बेटा। ब्रेन इस बात को समझ रहा है कि अबे बेवकूफ, तूने जो है इस गरम चीज को हाथ लगा लिया है, अब दोबारा मत लगाना, है ना। ब्रेन इस बात को समझा रहा है आपको, लेकिन आपको बचाया किसने? इस रिफ्लेक्स आर्क ने बचाया। तो ये हमारे लिए भैया वरदान है। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो ये भैया रिफ्लेक्स आर्क है।
अब इसमें एक चीज और नोटिस करना, मैंने यहाँ पर जो है ये जो सेंसरी नर्व है इसमें एक ऐसे गिठान बनाई है, ये गिठान टाइप दिख रहा है, ऐसे बैंड लगा के दिया, तो आपको लगेगा कि यार आखिर ये गिठान क्या है, क्यों बनाई, सीधा भी तो बना सकता था ना मैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है ना, जैसे मैंने आपको न्यूरॉन्स दिखाए थे, इस टाइप के न्यूरॉन्स दिखाए थे ना, न्यूरॉन्स में कभी कभार ऐसा होता है कि इधर साइड में जो है एक ऐसा बबल्स टाइप बन जाता है, मतलब एक और न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। तो कुछ न्यूरॉन की शेप ऐसी भी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको ऐसे बेंड करके, मतलब ऐसे गिठान टाइप बनाकर यहाँ पे बनाया है। समझ में आया? ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्स आर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहे हैं इनके लिमिटेशन क्या है। तो इनका सबसे बड़ा लिमिटेशन तो ये है कि हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी में लगातार सिग्नल जनरेट नहीं होते हैं, कुछ मिली सेकेंड, कुछ सेकेंड का टाइम लगता है, यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका, है ना, फटाफट चीजें नहीं होती है भैया इसकी। ठीक है, ऐसा समझ में आया। इसके बाद दूसरा जो हमारा हेडिंग है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हमने ह्यूमंस के अंदर समझ लिया है, हमारे ब्रेन को समझ लिया है, सब चीजें समझ ली है, अब हम प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो देखो जरा, द वर्क ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज डन बाय प्लांट हार्मोन। प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पता है कौन करके रखता है? वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि इन पेड़ पौधों के अंदर कोई भेजा है दिमाग है, ये सब नहीं होता भैया, इसमें कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है ना, इनके अंदर क्या है, इनमें हार्मोन्स के थ्रू जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दूसरी बात, वेरियस प्लांट हार्मोन हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। मतलब जो है ये हार्मोन जो है ना, ये डेवलपमेंट में काम आता है, एनवायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत सारी चीजों में काम आता है। ठीक है, प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। अब प्लांट्स जो है वो दो तरीके के मोशन को शो करते हैं। सबसे पहला मोशन कहलाता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन मोशन तो हो रहा है ना। जैसे अभी देखो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं हाथ यूं कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, वैसे कर रहा हूं, तो मोशन तो हो रहा है, पर इसका मतलब ये है क्या कि कोई मेरी लंबाई बढ़ रही है? ऐसा थोड़ा ना हो रहा है, कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है, पर मोशन तो हो रहा है। सेम टू सेम प्लांट के अंदर भी है। आप देखोगे यहाँ पर जो ये प्लांट है इसको बोलते हैं टच मी नोट। अपने इंडिया में इसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा। आपने सुना होगा, आपके एरिया में भी छुई मुई करके बोलते हैं ये, है ना, छुई मुई का पौधा है ये, टच मी नोट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, जैसे कोई इसको ऐसे छूता है ना, ये अपने ऐसे पत्तियों को देखो ऐसे सिकुड़ लेता है, ऐसे ऐसे जो है पूरा फोल्ड करने लग जाता है ये, इसको टच मी नोट का पौधा बोलते हैं। देखो ना, इसकी पत्तियां जो है ऐसे 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 बंद होती जाती है, ऐसी बंद होती जाती है। अब इसकी पत्तियां जो है ये देखो एक मोशन कर रही है। क्या कर रही है? ये एक मोशन कर रही है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग। तो मोशन तो हो रहा है, पर ये कोई ग्रो हो रहा है क्या? ये कोई ग्रो वगैरह नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हो पा रहा है, मतलब ये जो टच मी नोट वाला जो पौधा है ये इस तरीके से क्यों अंदर ये फोल्ड क्यों करता है अपने पत्तियों को? तो देखो क्या होता है कि इसकी पत्तियों में पानी होता है। क्या होता है? पानी। तो क्या होता है, जैसे ये ना, जैसे समझो कि ये पत्ती है और यहाँ पे पानी है पूरे में। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे इसको टच करेगा, जैसे टच करेगा तो ये पानी यहाँ का यहाँ आ जाएगा, इस जगह पे पत्ती के यहाँ पे सिरे पे पानी है, जैसे कोई टच करेगा वो पानी इधर से इधर आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो जब पानी इधर आएगा तो यहाँ लोड बढ़ेगा, अब इस जगह लोड पड़ेगा तो ये ऐसे बंद हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो है ये पत्तियां बंद होती जाती है बेटा। समझ में आया? तो ये मूवमेंट है लेकिन ये ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है ना, ऐसा मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। अब ग्रोथ के कारण क्या क्या मूवमेंट हुआ है तो आप वो भी देख लो। देखो, the movement that occur in plants that show the movement in the physical part of the plant, root, stem, leaf, such as the movement of tendril, the movement of the plant towards light एंड द मूवमेंट ऑफ द रूट्स टुवर्ड्स द वाटर। मतलब मूवमेंट हो रहा है और उसमें ग्रो भी हो रही है, जैसे कि जो जड़ है, जो रूट है, वो नीचे की तरफ ग्रो हो रही है, पानी की तरफ ग्रो हो रही है, जैसे कि जो स्टेम है, जो पत्तियां हैं, वो ऊपर की तरफ सनलाइट की तरफ ग्रो हो रही है। तो ये मूवमेंट टुवर्ड्स द, मतलब मूवमेंट जो है वो ग्रो के हिसाब से ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, इस मूवमेंट के हिसाब से। ठीक है, जैसे टेंड्रिल्स होता है, आपने टेंड्रिल्स देखा होगा, जो किसी लकड़ी के सहारे, जैसे मनी प्लांट का पौधा और ये सब होता है ना, किसी लकड़ी के सहारे ऐसे घूम घूम के चलते हैं, देखो इस तरीके से उसके लिपट लिपट के चलते हैं ना, तो ये सब जो है ये मूवमेंट कहलाते हैं और इनको बोलते हैं हम लोग टेंड्रिल्स। ठीक है, ऐसा। अब हम समझ रहे हैं ट्रोपिज्म। इस चैप्टर में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये वाला पार्ट हम जो भी पढ़ रहे हैं इसमें से मैंने देखा है लगभग पूछा ही जाता है कि ट्रोपिज्म किसको बोलते हैं, है ना, और इसके टाइप्स वगैरह भी पूछते हैं बेटा। तो क्या है,
It's directional movement due to the external stimulus of a plant where external stimulus can be light और gravity। मतलब कि ये एक मूवमेंट है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो पा रहा है। कोई सी ऐसी चीज देखने को मिली, कुछ भी ऐसा चीज हुआ, उसकी वजह से जो है मूवमेंट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपिज्म। ठीक है, इफ द ट्रोपिज्म इन द प्लांट इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रोपिज्म, एंड इफ it is in the opposite direction of the stimulus it is कॉल्ड नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव ट्रोपिज्म है और एक नेगेटिव ट्रोपिज्म है ना। मतलब जिस तरफ स्टिमुलस हुआ है अगर पौधा उसी तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। सर थोड़ा सा कम समझ में आया, अब समझ में आएगा एग्जैक्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, जो ट्रोपिज्म है उसके टाइप को समझ रहे हो और इसमें ये बात भी समझ में आ जाएगी आपको कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो घबराने का नहीं, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके आया हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहला आता है जियोट्रोपिज्म। क्या आखिर जियोट्रोपिज्म क्या होता है? अब जियो का मतलब होता है ग्रेविटेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ग्रेविटेशन से रिलेटेड, है ना। अब ग्रेविटेशन कहाँ होता है? जमीन के तरफ, है ना, जो हमारी अर्थ है उसकी तरफ होता है जियो ग्रेविटेशन। ठीक है, तो समझो कि ये एक पौधा है, देखो ये पौधा बड़ा हुआ है। अब आप बताओ इस पौधे की कौन सी चीज जमीन की तरफ गई है, ग्रेविटी की तरफ गई है? तो आप बोलोगे रूट गया है सर, है ना, जो जड़ है इसकी वो जमीन की तरफ गई है। तो जड़ जमीन की तरफ गई है और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो भी जमीन की तरफ होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि जो रूट है उसने पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रिप्रेजेंट किया है, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक है ये। मतलब जड़ जो है वो ग्रेविटेशन की तरफ गई है ना, उसी डायरेक्शन में गई है, इसलिए ये पॉजिटिव है। लेकिन जो पौधा है ना, जो तने हैं, जो स्टेम है, वो ऊपर की तरफ गया है। ग्रेविटेशन तो नीचे, ग्रेविटी नीचे, लेकिन ये इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो ये नेगेटिव मूवमेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए इसको नेगेटिव जियोट्रोपिक बोलेंगे। तो इन्होंने नेगेटिव जियोट्रोपिक रिप्रेजेंट किया है और इसने जो रूट है इसने पॉजिटिव जियोट्रोपिक रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया? इसके बाद आता है दूसरा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब ये है पानी की तरफ अगर मूवमेंट हो रहा है तो भैया वो पॉजिटिव है, और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव है। जैसे कि ये देखो आप वापस, अब पानी का होता है जमीन के अंदर नीचे, तो जो जड़ें हैं, जो रूट्स है, वो पानी की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट करती है। और जो पत्ती वगैरह, जो तना वगैरह है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट करता है। कितने लोगों को समझ में आ गया है? ठीक है, तो सबसे पहला है जियोट्रोपिज्म, दूसरा है हाइड्रोट्रोपिज्म, तीसरा नंबर पर आता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब ये है सनलाइट की तरफ बढ़ना, जैसे वो सूरज आया उधर से, है ना, तो जो सनलाइट आई है ना, अब आप देखो जब भी कोई पौधा ग्रो होगा तो इस तरीके से ग्रोथ होगा, उसकी जड़ भी जाएगी और ये भी जाएगी। तो जो पत्ती है, स्टेम वगैरह है, वो सब ऊपर की तरफ, मतलब सनलाइट की तरफ चढ़ा है, उधर की तरफ जा रही है। सनलाइट उधर है ना, तो ऊपर की तरफ चल रहा है। इसका मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जड़ें उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए नेगेटिव जो है फोटोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। इसके बाद आता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? देखो, थिग्मो का मतलब होता है ऐसे छू छू के चलना। किसके कैसे चलना? छू के चलना बेटा। तो द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लांट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ टच इज कॉल्ड थिग्मो। मतलब टच के हिसाब से जो इन्फ्लुएशन हो रहा है, जो ग्रो हो रहा है, उसको थिग्मो बोलेंगे। जैसे मैं आपको ट्रेंड्रिल्स दिखाता हूँ, देखना भी, ये ट्रेंड्रिल्स जो है इस लकड़ी के टच कर करके चल रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में चला ना ऊपर, तो ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, और जिधर नहीं गया वो नेगेटिव ट्रोपिज्म है बेटा। समझ में आया? ठीक है, ऐसा। फिर आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब होता है अगर केमिकल की डायरेक्शन में बढ़ेगा तो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म हो जाएगा, और अगर केमिकल की डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा तो नेगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा। अब ये चीज कहाँ देखने को मिलती है? जैसे ये है भैया एक फूल, और उस फूल के अंदर फीमेल वाला फूल है। कौन सा वाला? फीमेल वाला है भैया ये, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे आपको 9th क्लास में बहुत डिटेल में समझाया गया है ये, ठीक है ना, 9th क्लास के अंदर। पता है कि नहीं आपको? आपने पढ़ा होगा पिस्टिल्स वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है कि ये एक ऐसे ट्यूब चलती है, इस तरीके से ट्यूब चलती है ना। इस ट्यूब में होता है बहुत सारा केमिकल। अब पोलन ग्रेन्स आते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं इस ट्यूब को, और पोलन ग्रेन्स जो है वो पोलन ग्रेन्स इस ट्यूब की डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब इस केमिकल की डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसको पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म
ट्रोपिज्म बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब बारी है हमारे हॉर्मोन्स की। किसको समझ रहे हैं हम लोग? हॉर्मोन्स को समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखना, इट इज अ केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट सिक्रेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एक्ट एज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और प्लांट्स। मतलब हॉर्मोन जो है हमारे डेवलपमेंट, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काम में आते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी आगे पढ़ते हैं अपन के कौन कौन सी होती है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं प्लांट हार्मोन्स को। प्लांट हार्मोन को अच्छे से समझते हैं। देखो क्या बोला कि देयर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन प्लांट्स दैट रेगुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन। कहने का मतलब ये जो प्लांट हार्मोन है ये एक टाइप के केमिकल होते हैं जो कि भैया प्लांट की ग्रोथ करने में, प्लांट का डेवलप करने में, इन सब चीजों में इनका काम होता है। और याद रखना प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है बेटा फाइटो हार्मोन्स, है ना। तो ये फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब ये ग्रोथ, वृद्धि करते हैं भैया, पेड़ पौधों को अच्छा बढ़ा के रखते हैं ये, है ना, इनकी वृद्धि करते हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। कौन कौन सा है? सबसे पहले नंबर का आता है ऑक्सिन, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर एब्सिसिक एसिड, उसके बाद आएगा इथाइलिन, ठीक है। ये 5 टाइप के प्लांट हार्मोन है। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैं आपको बता दूं, लगभग पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें सबसे पहले हम समझ रहे हैं ऑक्सिन को कि आखिर ये जो ऑक्सिन हार्मोन है इसका काम क्या है वो समझो। तो ऑक्सिन क्या करता है? इट इज सिंथेसाइज एट द शूट टिप, है ना। इट इज सिंथेसाइज एट द शूट टिप, हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। मतलब कि ये जो है, ये जो शूट टिप मतलब जैसे पौधा है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको शूट बोलते हैं। तो यहां पर होता है शूट टिप पे, ठीक है, ऐसा। और ये क्या करता है? ऐसे ऊपर की तरफ इस पौधे को ऐसे ग्रो करवाता है, ऐसे पौधे को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। ये समझ में आया? ऐसा। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड द शेडी साइड्स ऑफ द शूट। मतलब इस बात का क्या है वो भी समझाता हूं। देखो अगर आप सिर्फ ये पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एनिमेशन से पढ़ोगे ना तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो आपके लिए मैंने बहुत मेहनत कर रखी है, मतलब, है ना। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, अच्छे से समझना। जब लाइट इसकी तरफ आती है, ऐसे लाइट आती है, सनलाइट आती है ना, ऐसा, उस समय क्या होता है कि भैया देखो क्या चीज हो रही है उसको समझाने के लिए मैं आपको इसके अंदर प्लांट सेल्स दिखा रहा हूं। हमको पता है कि जितना भी प्लांट है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत सारी प्लांट सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो देखो ये बहुत सारी प्लांट सेल मैंने यहाँ पर बना दी। अब इन प्लांट सेल के अंदर होता है ऑक्सिन। कौन है ये? ऑक्सिन। जो मैंने ब्लू कलर से बना रखा है ना, ये ऑक्सिन है बेटा। क्या है? ये ऑक्सिन है। अब क्या होता है ना, जब सनलाइट आती है उस समय ये जो ऑक्सिन है ये ऐसे इधर की तरफ भाग जाता है, ऐसे भागते हैं। अब जब ये ऐसे भागते ना इस तरफ, मतलब समझो ये इधर की तरफ भागे, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना आगे की तरफ झुक जाता है, जैसे आगे की तरफ झुक गया है। इसलिए आप देखना अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं उनका मुंह जो है वो हमेशा सूरज की तरफ होता है, वो सूरज की तरफ झुके हुए रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है इधर की तरफ आ गया है। और ये ऐसे भी समझ सकते हो, सोचो कि कोई सी एक चीज है अगर वो इधर की तरफ बढ़ रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है, तो उसका ऊपर का हिस्सा जो है वो अपने आप इस तरफ झुकेगा कि नहीं झुकेगा? देखो ऐसे झुकेगा ना। बस सेम बात हो रहा है कि ऑक्सीजन जब इधर की तरफ आता है तो ऊपर का हिस्सा जो है वो अपने आप उधर की तरफ झुक जाता है। तो हमको क्या लगता है कि भैया सनलाइट की वजह से जो है, मतलब सनलाइट की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन इधर गया और जो है ये ऊपर का हिस्सा सनलाइट की तरफ, सूरज की तरफ झुक गया है बेटा, ठीक है। ये ऑक्सीजन का काम है ना। और क्या बोला? देखो फिर आता है जिब्रेलिन। नेक्स्ट नंबर पे कौन है? जिब्रेलिन। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द लीफ एंड स्टेम्स। ये भैया जो लीफ है, जो स्टेम है, उनकी ग्रोथ कराता है। मतलब जो तना है ना स्टेम, उसकी ग्रोथ कराता है, पत्तियों की ग्रोथ कराता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड देयर साइज। ये जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है, जैसे आप अंगूर का जो है बेल देखो, आप अंगूर के अंदर है बहुत सारे अंगूर होते हैं कि नहीं होते इसमें, तो ये बहुत सारे अंगूर बन रहे हैं, मतलब, है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ फ्रूट्स इंक्रीज करता है और इसकी साइज को भी बढ़ाता है, मतलब फ्रूट की साइज को भी बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिन, ठीक है, ऐसा। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ऊपर से इंजेक्शन के थ्रू ऊपर से जो है ये सारे हार्मोन डाल दिए जाते हैं जितने भी फ्रूट्स वगैरह में, जिससे फ्रूट जल्दी पक जाते हैं भैया, है ना, जरूरत से जल्दी पक जाते हैं, फिर वो हमको बीमारियां वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उन इंजेक्शन में यही सब हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है साइटोकाइनिन। क्या आता है बेटा? साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन का काम क्या है? साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड इट्स नेचुरल
natural, then they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as in fruits and seeds. ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन करता है. जैसे ये एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बन गई, 3 सेल बन गई, 4 बन गई, 5 बन गई, इसको बोलते हैं हम लोग सेल डिवीजन. तो ये सेल डिवीजन का काम करता है और सेल डिवीजन से जो है प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होती है. ठीक है, तो ये काम है भैया साइटोकाइनिन का, है ना. ऐसा मतलब इससे बीज वगैरह बनते हैं, फ्रूट्स प्रॉपर डेवलप्ड हो जाते हैं, ये सब. फिर आते हैं एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक क्या होता है भैया? एब्सिसिक एसिड वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ, जो कि ग्रोथ को कम करता है. मतलब अगर ग्रोथ हो गई है, पूरा बन गया है, तो बस फिर उसको रोक देगा ये. ठीक है, ऐसा. इट इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स. अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो आपने देखा होगा कि पत्तियां जो है जब प्रॉपर डेवलप हो जाती है, ग्रो हो जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती है. पड़ती ना पीली, फिर पीली पड़ के ये जो ऐसे झड़ के नीचे गिर जाती है. पतझड़ का मौसम आता है ना, मट्टम, उसमें गिर जाती है. तो इसको पीला किसने किया? इसने किया है, एब्सिसिक एसिड ने किया है. एब्सिसिक एसिड ने इसको पीला कर दिया. मतलब एक तरीके से बस उसका जीवन हो गया है पूरा, अब उसको हट गया है, वो हट जाती है यहाँ से, फिर नई पत्तियां आ जाती है. ठीक है, तो पत्तियों को ऐसे नीचे गिराने का काम करता है, पत्तियों को सड़ा देते हैं ये एब्सिसिक एसिड. ठीक है ना, ऐसा. इसके बाद आता है इथाइलिन हार्मोन. इट इज अ गैसियस हार्मोन. ये एक गैसियस हार्मोन है. तो क्वेश्चन पूछेगा कि गैसियस हार्मोन कौन सा होता है, तो जवाब दे देना इथाइलिन हार्मोन जो है वो गैसियस हार्मोन होता है. इट इज ऑल्सो हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ जूसी फ्रूट्स. जैसे ये केले, इनको पकाने का काम करता है. ये कौन सा हार्मोन पकाता है? इथाइलिन हार्मोन पकाता है. ठीक है, ऐसा. समझ में आई बात. इसके बाद आता है बेटा ग्लैंड. हम किसको समझ रहे हैं? ग्लैंड को समझ रहे हैं, ग्रंथियों को समझ रहे हैं बेटा. तो देखो ग्लैंड क्या होता है? इट इज अ बैग शेप्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम विच एंजाइम और हार्मोन आर रिलीज्ड. यहां पर ये जो बहुत सारी जो आपके सामने दिख रही है ग्लैंड से है, और इस ये बैग शेप स्ट्रक्चर है, और इसमें से बहुत सारी एंजाइम निकलते हैं. क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं बेटा. ठीक है, ऐसा. कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? मेनली जो ग्लैंड्स है वो 2 टाइप से उसको क्लासिफाइड किया गया है. एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो शरीर के अंदर होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. जो शरीर के बाहर होती है, मतलब जो हार्मोन या कोई सी भी चीज बाहर रिलीज कर रही है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है. इसको डिटेल में आप समझते हैं हम लोग. ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम है? हार्मोन इन एनिमल्स आर प्रोड्यूस इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मतलब हार्मोन किस में प्रोड्यूस हो रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा. अपने जितने भी हार्मोन है वो कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर. इट इज डक्टलेस. इसमें कोई ट्यूब व्यूब नहीं होती, कोई डक्ट नहीं होती है. देयरफॉर देयर पाथ इज नॉट फिक्स. इसलिए इनका कोई पाथ नहीं होता है. याद रखना, अपना हार्मोन कहां चलते हैं? ब्लड में चलते हैं. कहां पे चलते हैं? ब्लड में बहते हैं अपने हार्मोन्स. ठीक है, ऐसा. कौन कौन सी ग्लैंड्स है जरा देखो, है ना. कौन कौन सी ग्लैंड्स है? हमारे दिमाग के अंदर होती है हाइपोथैलेमस, है ना. या हाइपोथैलेमस है, पीनियल है. लड़के के अंदर भी होगा, लड़की के अंदर भी होगा. ठीक है, उसके बाद में फिर आप देखोगे थायराइड ग्लैंड है, लड़के में भी है, लड़की में भी है. ठीक है, इसके बाद थाइमस ग्लैंड है, लड़के में भी होता है, लड़की में भी होता है, या छाती में होता है, ऐसा. ठीक है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना फिर हट जाती है ये. ठीक है, आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. उसके बाद में फिर आता है भैया एड्रेनलिन ग्लैंड्स, है ना. तो ये एड्रेनलिन ग्लैंड्स आ गए हैं यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद में जो है लड़कों के अंदर टेस्टिकल्स होते हैं. लड़कों में क्या होते हैं? टेस्टिकल्स होते हैं, और लड़कियों के अंदर ओवेरी होती है. टेस्टिकल्स जानते हो ना, जो 2 गोलियां, उनको टेस्टिकल्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसा. उसके बाद में यहाँ पर एक ये जो है ये पेनक्रियाज है. क्या है ये पेनक्रियाज है. ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्लैंड हैं. इनकी एक एक चीज की स्टडी हमको करनी है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस मैंने आपको पहले भी समझाया है ना, पर एक बार फिर से जरा सा रिपीट कर देते हैं. क्या बोला? द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है जो कि इस फोर ब्रेन के नीचे होता है. तो हाँ दिख रहा है फोर ब्रेन, ये रहा, उसके नीचे है. ठीक है, पहला बात क्लियर हुआ, पहली बात समझ में आई. उसके बाद क्या बोला? इट मेनली रेगुलेट्स द हार्मोन प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स. मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है बेटा? ये छोटा सा मटर के दाने जैसा जो दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से है. तो ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है ना. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि चल हार्मोन रिलीज कर, है ना. ये ऑर्डर मारता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है. ये मना कर देता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करना बंद कर देती है. समझ में आया? मतलब हाइपोथैलेमस जो है वो ऑर्डर मारने का काम करता है, और यहाँ पर जो हार्मोन कौन रिलीज कर देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर रिलीज करती है. ठीक है, ऐसा. तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस में सबसे पहली बात तो समझ में आ गई आपको. दूसरा पॉइंट, हाइपोथैलेमस कंटेन मेनी हार्मोन सिक्रेटिंग सेल. इसमें बहुत सारे हार्मोन सिक्रेटिंग सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है, सेल होती है.
टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के थ्रू दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, ध्यान से समझना, सबसे पहला है बेटा रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, विच इंक्लूड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज इट्स हार्मोन। मतलब कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे, और वो रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा चल भाई पिट्यूटरी ग्लैंड अब तू हार्मोन रिलीज कर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब तू हार्मोन रिलीज कर। दूसरा हार्मोन होता है बेटा इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन क्या होगा, ये भी हाइपोथैलेमस से ही निकलता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलता है कि अब तू हार्मोन रिलीज करना बंद कर दे। क्या कर दे, बंद कर दे। विच इनहिबिट्स द हार्मोन प्रोडक्शन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, मतलब कि अब तू कम कर दे भैया हार्मोन रिलीज करना। मतलब पूरा गेम क्या हो रहा है आप वो समझो। देखो समझना, ये हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब क्या होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर मार रहा है कि तू हार्मोन रिलीज कर, कि भैया तू हार्मोन निकाल, तू अपने में से हार्मोन रिलीज कर। ठीक है सर, बढ़िया, इसने ऑर्डर मारा और इसने हार्मोन रिलीज कर दिए। अब क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये हार्मोन रिलीज करती जाती है, रुकती नहीं है। अब सोचो अगर ये हार्मोन रिलीज करती जाएगी तो अपना ग्रोथ तो होता ही रहेगा। अपन तो एक जैसे समझो लंबाई वाला हार्मोन रिलीज कर रही है तो हम तो लंबे होते जाएंगे, हमारी लंबाई कभी रुकेगी ही नहीं, है ना, हम तो राक्षस बन जाएंगे फिर। तो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हमारी तो लंबाई रुक जाती है ना। तो वो रुकती कैसे, क्या होता है कि यहाँ से फिर एक और हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस फिर एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी हार्मोन, है ना, ऐसा। तो ये एक और हार्मोन निकालता है। अब ये इनहिबिटरी हार्मोन्स क्या बोलता है, ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि भाई बस कर, अब बंद कर दे, अब और हार्मोन रिलीज करने की जरूरत नहीं है, इसकी बॉडी ग्रोथ हो चुकी है, अब रुक जा। ठीक है, मतलब जब ये रुक जाएगा तो फिर हमारी लंबाई बढ़ना रुक जाती है। समझ में आ गई बात, ऐसा। मतलब ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं, ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं दोनों, तब जाके हमारा बॉडी ठीक ठाक ग्रोथ हो पाती है। समझ में आ गई। तो ये हाइपोथैलेमस का काम है ना, ऐसा। चलो, इसके बाद आता है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड्स। किसको समझ रहे हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को समझ रहे हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है बेटा, क्या है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मटर के दाने जैसी दिख रही है ये। ठीक है, द ग्लैंड इज फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन नियर द हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस के नियर है, बिल्कुल पास में होती है ये। ठीक है, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट कॉज ड्वार्फिज्म। मतलब इसमें से निकलने वाले हार्मोन से, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना हार्मोन रिलीज करती है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो भैया वो बच्चा जो है, जिस भी बच्चे में प्रॉब्लम होती है उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, फिर वो बोना रह जाता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है बेटा। ठीक है, ऐसा। समझ में आई, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में देखो, तो सर ये किसी के हाथ में क्या, नहीं, किसी के हाथ में नहीं होती ये सब चीजें, है ना। फिर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि भैया मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं। तो याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। विच सिंथेसाइज एंड सिक्रेट मेनी हार्मोन्स। ये इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, है ना, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड आखिर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि सोमेटोट्रोपिन, है ना, सोमेटोट्रोपिन जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ऐसा। उसके बाद प्रोलेक्टिन, है ना, प्रोलेक्टिन इसमें से निकलता है। थायराइड हार्मोन इसमें से निकलता है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TSH बोलते हैं, कभी आपने सुना हो नाम तो, TSH। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। फिर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन बोलते हैं बेटा। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन। तो जो हमको प्यार मोहब्बत होती है ना, वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। इसी की वजह से प्यार वाली भावना आती है अपने अंदर। ठीक है, फिर है वेसोप्रेसिन
वेसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन अपनी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड होता है ये, है ना, ऐसा। तो ये सारे हार्मोन जो है इससे रिलीज होते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड से। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा। फिर देखो, फिर आती है पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड ये रही, ये पीनियल ग्लैंड है बेटा, ये पीनियल ग्लैंड है ना, ऐसा। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द फोरब्रेन एंड सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन। ये जो पीनियल ग्लैंड है इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन की वजह से ही हमको नींद आती है, ठीक है। अगर इस मेलेटोनिन हार्मोन की कमी पड़ जाएगी तो हमको नींद नहीं आएगी, नींद आने में दिक्कत हो जाएगी, जिसको हम एक बीमारी बोलते हैं, इसको इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है। दिस हार्मोन इज हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग स्लीप, मतलब नींद लाने में हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? देखो, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है, तो आंसर आएगा थायराइड ग्लैंड। इसको उल्टा करके भी पूछ लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। ये कहाँ होती है? ये यहाँ होती है ना, ऐसा। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल carbohydrates, protein and fats and metabolism in our body so that excellent balance should be provided for growth। मतलब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसकी मदद से हमारा जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हमारा मेटाबॉलिक रेट, हमारा प्रोटीन का पचना, कार्बोहाइड्रेट का पचना, ये सारी चीज़ें जो है इस थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ही ठीक से हो पाती है। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन बिगड़ा तो भैया फिर ये सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाती है, ठीक है। फिर हम मोटे, ज़्यादा पतले, इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती है भैया, ठीक है, ऐसा। वी ऑल हैव, है ना, वी हैव ऑल सीन आयोडीन ऑन अ सॉल्ट पैकेट। हम सब ने एक चीज नोटिस करी है कि जो सॉल्ट का पैकेट है उस पे आयोडीन लिख आता है ना, टीवी में खूब ऐड आते हैं, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक क्यों? आयोडीन का क्या काम है ऐसा? तो देखो, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। मतलब आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसी आयोडीन की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन ढंग से बनता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ठीक से बनेगा भी नहीं। समझ में आई बात, है ना। इसके बाद में आता है थायराइड ग्लैंड। अगर सोचोगे किसी के शरीर में, है ना, आयोडीन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसमें गला ऐसे फूल जाता है। क्या होता है? ऐसे फूल जाता है, जैसे इसका फूला हुआ ना, इस टाइप से। इस बीमारी को हम बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि भैया आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर इज गोइटर। कौन सी होती है बेटा? गोइटर हो जाती है। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें गला ऐसे फूल जाता है, सूज जाता है बेटा, ठीक है। फिर आती है पैराथायराइड ग्लैंड। अब जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो इसी के ऊपर होती है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पैराथायराइड ग्लैंड होती है ना, ऐसे ऊपर देख लो, फिर से देख लो, इस तरीके से ना, पीछे की तरफ ऐसा होती है यहाँ पर, ठीक। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मतलब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके पोस्टीरियर, मतलब पीछे की तरफ होती है ना, ऐसा। एंड सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते बेटा? पैराथॉर्मोन यहाँ पर ये सिक्रेट करते हैं, है ना। द मेन फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इज टू कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। मतलब हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है, किस किस का? कैल्शियम का लेवल और जो फॉस्फेट का लेवल है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है, ऐसा। लैक ऑफ दिस हार्मोन में कॉज टिटनी डिजीज, है ना। इस अगर पैराथॉर्मोन की कमी हो जाएगी तो टिटनी डिजीज हो जाएगी। टिटनी में ऐसे हड्डियां वगैरह से मुड़ने लग जाती है, ठीक है, उसको टिटनी डिजीज बोलते हैं बेटा, है ना, ऐसा। इसके बाद आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ये रहा बेटा, ये क्या है? ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज सिक्रेट 2 एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। याद रखना, इस पेनक्रियाज में से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकेगोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ऐसा। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। मतलब इंसुलिन का काम क्या है? जो हमारे शरीर में जो शुगर होती है ना, जिसको बोलते हैं शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको शुगर बोलते हैं बेसिकली अपन देशी भाषा में, शुगर करते रहते हैं, उस शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। किसी की अगर शुगर बढ़ रही है तो आप देखना उसके शरीर में इंसुलिन की गोलियां, या तो उसको गोली खानी पड़ती है जिसमें इंसुलिन हार्मोन हो, या फिर उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं उसके, ठीक है, ऐसा। तो इंसुलिन का काम क्या है? ये हमारी ब्लड ग्लूकोज को, मतलब हमारी शुगर को कम करती है,
ठीक है ऐसा। और जो ग्लूकेगोन है उसका काम क्या है, अगर मान लो किसी के शरीर में शुगर लेवल नीचे चले गया है, शुगर घट गई है, तो वो शुगर को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ग्लूकेगोन जो है, ग्लूकेगोन ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, मतलब कि ये ग्लूकेगोन जो है शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में मिलकर, इंसुलिन और ग्लूकेगोन, ये दोनों आपस में मिलकर जो है हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करके चलते हैं, एक जैसा हिसाब बराबर रख के चलते हैं, मतलब ताकि हमारा ठीक से काम हो सके, है ना ऐसा। देयरफॉर बोथ दिस हार्मोन कलेक्टिवली कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, मतलब ये शुगर के लेवल को ठीक से मेंटेन करके चलते हैं, है ना। अगर किसी के शरीर में इनमें से हार्मोन्स की दिक्कत हो जाएगी, जैसे इफ ड्यू टू द सम रीजन देयर इज अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ ब्लड इंसुलिन, अगर किसी के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, तो भैया उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, जिसकी वजह से उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। क्या हो जाती है बेटा? डायबिटीज, सुना होगा आपने, है ना। अगर इंसुलिन का लेवल जो है वो अगर यहाँ पर जो है कम हो जाए, इंसुलिन कम हो जाता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उससे बीमारी होती है जिसको डायबिटीज कहते हैं। फिर आता है एड्रिनलिन हार्मोन। अब ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है, ये हमारी किडनी है ना, इसके ऊपर होता है एड्रिनलिन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये एड्रिनलिन ग्लैंड है, इससे निकलता है। इसका काम क्या है? ये भैया हमको बचाने का काम करता है। जैसे आप देखो, आप अचानक से कहीं जा रहे हो और किसी ने गाड़ी से आवाज लगा दिया, एकदम गाड़ी से हॉर्न मारो तो अपन एकदम चमक जाते हैं ना, या कोई आपको अचानक से बोल फेंक दे तो हम ऐसे बचने की कोशिश करते हैं ना, तो अचानक से वो सब चीजें क्यों होती है? इस एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से होती है। तो ये एक तरीके से हमको फाइट और फ्लाइट की कंडीशन देता है, मतलब हमको बचाने का काम करता है भैया ये, ठीक है ऐसा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, सॉरी इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं ना, ये नीचे यहाँ छुप गया है, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके बाद दिस हार्मोन रेगुलेट्स बीपी, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। दिस हार्मोन इज नोन एज फायर और, है ना, फ्लाइट हार्मोन, ठीक है ऐसा। फाइट और फ्लाइट हार्मोन लिखना चाहिए, ये मिस्टेक है यहाँ पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन, ये लाइफ सेविंग हार्मोन भी है बेटा, ठीक है ऐसा। इसके बाद आता है थाइमस हार्मोन। थाइमस हार्मोन हमारे छाती में यहाँ होता है, जब हम छोटे रहते हैं लगभग 10-12 साल तक वहाँ तभी तक रहता है ये, उसके बाद ये अपने आप हट जाती है। थाइमस ग्लैंड होती है, उसमें से निकलता है ये, है ना ऐसा। इसका काम क्या है? प्रोटीन वगैरह सिक्रेट करने का काम होता है ये, ठीक है। इट रिलीज पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, याद रखना, है ना। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। दिस फंक्शन इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन, इसका काम क्या है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। दिस ग्लैंड इज डेवलप मैक्सिमम इन यंग चिल्ड्रन एंड स्टार्ट टू श्रिंक फ्रॉम द प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, मतलब जब हम छोटे रहते हैं, यंग रहते हैं तब तक, मतलब 10 साल के आसपास तक तो ये रहती है, फिर ये अपने आप ही हट जाती है अपनी बॉडी में से, ठीक है ना ऐसा। इसके बाद में फिर आता है भैया नेक्स्ट टेस्टिस। अब ये टेस्टिस क्या होती है? लड़कों के शरीर के अंदर, है ना, ये हमारा पीनस है, पेनिस है, ये क्या है ये बेटा? ये हमारा पेनिस है। उसके आजू बाजू में 2 गोलियां होती है जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? टेस्टिकल्स बोलते हैं। इन टेस्टिकल में से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आंसर इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और इसी टेस्टिस में से स्पर्म भी निकलते हैं बेटा। कहां से निकलते हैं? इसी टेस्टिस में से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और जो कि हमारे पीनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, है ना ऐसा। ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, उस वाले में मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज क्या होती है, तो देख लेना, ठीक है। वीडियो की लिंक जो है आई बटन में डाल भी दूंगा मैं उसकी, ठीक है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड प्लेज एन इंडक्टिव रोल इन द सिंथेसाइज ऑफ स्पर्म। कहने का मतलब ये टेस्टोस्टेरोन को बनाता है और स्पर्म को प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके चलता है ये हार्मोन, है ना। यहाँ से ये सब काम किसमें होता है? टेस्टिस में। फिर आते हैं ओवेरी। ओवेरी कहाँ है बेटा? ये 2 ओवेरी, ये है ना। जैसे लड़कों के अंदर टेस्टिकल्स होते हैं ना, ऐसे ही लड़कियों के अंदर जो है ओवेरी होती है और वो भी 2 होती है। बस फर्क इतना ही है कि लड़कों के टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर है,
मतलब बाहर लटके हुए रहते हैं ना, लेकिन लड़कियों के अंदर ऐसे बाहर नहीं होते, उनके शरीर के अंदर ही होते हैं। तो ये 2 ओवेरी होती है बेटा। ये एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि भैया टेस्ट जो ओवेरी है उसमें से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी सारी चीज, उनकी बॉडी जो डेवलपमेंट है वो सब इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही हो पाते हैं। ठीक है ऐसा। इसके बाद यहां तक समझ में आया है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, दिस हॉर्मोन्स आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर। ये तो अभी मैंने बताया ही है आपको, है ना। इसी की वजह से इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब लड़कियों को पीरियड्स आते हैं इन्हीं हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही पीरियड्स आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। मेंटेन एंड अप कीपिंग ऑफ द एम्ब्रियो, है ना। इसी की वजह से एम्ब्रियो भी ढंग से बनता है। एम्ब्रियो मतलब बच्चे का सबसे छोटा रूप, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं बेटा, ठीक है। फिर आती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आखिर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है, पर बॉडी के अंदर अंदर होता है। यहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, देयर इज अ डक्ट इन देम, देयरफॉर देयर पाथ इज फिक्स्ड। इनमें एक तो शरीर के बाहर चीजें रिलीज करती है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन है मैं बताता हूं। जैसे टीयर ग्लैंड है ना। टीयर में क्या है, आंसू आते हैं कि नहीं आते उसमें से, है ना। तो आंसू बाहर निकलते हैं ना अपने, तो ये जो चीज है ये बाहर निकाल रही है शरीर के, इसलिए इसका नाम एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो एक यहाँ पर टीयर ग्लैंड होती है। अब ये कोई बाहर से दिखती नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर होती है, इस जगह पे ये टीयर ग्लैंड है, ठीक है। ऐसा एक और बता देता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि स्तन, है ना। जो लड़कियों के ब्रेस्ट होते हैं जिसमें से दूध बाहर आता है, जो माता जो होती है उनके जो है उनमें से जो दूध बाहर आता है, ठीक है, उनके स्तन में से जो दूध बनता है बाहर, जो दूध बाहर आता है वो भी क्या है, वो कौन सी ग्लैंड से बाहर आ रहा है, मिल्क ग्लैंड होती है, ठीक है। जो ब्रेस्ट होता है उसमें मिल्क ग्लैंड होती है, उस मिल्क ग्लैंड में से दूध बाहर आता है, तो ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही कहलाती है। समझ में आया? तो टीयर ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मैं आपको मेरे चैनल पे मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट शानदार तरीके से एनिमेशन के साथ में समझा रहा हूँ, है ना। एक एक चीज आपको बढ़िया से पढ़ने को मिलेगी। मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर ठोक के जाना, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, है ना, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप जो है मेरे से नोट्स मंगवा भी सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, आप उसको डाउनलोड करके वहां से नोट्स को जो है ले भी सकते हैं। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।